सो भाई गाइस टुडे जो कल मैंने टॉपिक छोड़ा था मैं उसका कंटिन्यू करता हूँ तुम लोगों को। पेज नंबर 136 पे ही मेरे नोट्स में है। ठीक है ना। कल मैंने जो डिस्कस किया था, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस समझाया था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझाया था एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के बारे में समझाया था। फिर मैंने ये समझाना शुरू किया था कि कॉस्ट ऑफ नॉट होल्डिंग इनफ इन्वेंट्रीज, इसका क्या सीन होगा। क्या अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा इन्वेंट्रीज को नहीं रखते हो तो आपको लॉस ऑफ सेल्स हो सकता है, आइडल प्रोडक्शन रिसोर्स हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर्स कुड बी एक्सपेंसिव। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जब आपके बिजनेस के अंदर आप जो होना सही तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, जिसमें व्हाट यू मीन दिस इज लॉस ऑफ सेल्स। लॉस ऑफ सेल्स इज बेसिकली जब आप इन्वेंट्री नहीं रखोगे, आपका कस्टमर आएगा, वो आपसे डिमांड करेगा, आपके पास उतनी इन्वेंट्री नहीं रखी होगी। जब उतनी इन्वेंट्री नहीं रखी होगी तो भाई जाहिर सी बात है कि यार वो आप अपने कस्टमर को मना कर दोगे, कस्टमर जो है ना वो फिर आपको छोड़ के चला जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीजन आता है जिसमें आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो भी कम हो जाता है। आइडल प्रोडक्शन रिसोर्सेज क्या होता है, जिसमें आपका जो है अल्लाह भला करे ये जो मशीनरी होती है और आपका एम्प्लॉई जो होता है ना वो बेसिकली जो है ना थोड़ा सा ना आइडल बैठ जाता है, बिकॉज वो कहता है कि सर आपके यहाँ पे इन्वेंट्री खत्म हो गया, आपका स्टॉक डाउन हो गया, आप स्टॉक लेकर आएंगे तो हम बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल 2 घंटे तक स्टॉक नहीं आता है, फॉर 2 आवर्स स्टॉक नहीं आता है, तो 2 घंटे तक आपकी मशीनरी भी रुकी हुई है, 2 घंटे तक आपकी लेबर भी बैठी हुई है। अब जो लेबर बैठी हुई मशीनरी रुकी हुई है, दे आर एक्चुअली गोइंग टू कॉज यू अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू से कि भाई देखो आप, सर हमें जो है ये जो है आप माल ला के देते हैं, हम बना देते, तो सर हम तो बैठे हुए हैं ना, हम तो सर्विस पे बैठे हुए हैं, आपका माल नहीं आया, इसमें हमारा कसूर नहीं है। सो दिस इज वाई, बिकॉज देन दिस आइडल टाइम अराइजेस। और देखो जिस तरह से ये दिहाड़ी उनको आपने जो 2 घंटे फारिग बैठे उसकी देनी है, कि आपकी जो मशीनरी रुकी हुई खड़ी हुई है, मशीनरी की आपने परचेज किया होगा, पर यूनिट की कॉस्ट आती है। तो भाई ये हिसाब किताब कुछ ऐसा बैठता है कि भाई जब ये इस तरह का सिनेरियो होता है ना, तो आपको जो है फिर ये चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है ना वो पर यूनिट के हिसाब से ना बढ़ रही होती है। ठीक है ना, तो जब आपके आइडल टाइम शुरू होगा तो वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। उसके साइमल्टेनियस में या पैरेलल में आप कोई भी किसी भी चीज की प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वो कॉस्ट है ना डिस्पर्स नहीं हो रही, तो आपकी जो है ना इन शॉर्ट एवरेज कॉस्ट बढ़ रही होती है। ठीक है, फिर स्पेशल ऑर्डर्स कुड बी एक्सपेंसिव। जो स्पेशल, ये इसका मतलब ये है कि ना अक्सर ये होता है कि जब स्टॉक नहीं हो तो कुछ स्पेशल ऑर्डर्स भी कभी कभी आपको है ना जिसमें पैसा आपके पास ना, मतलब इन शॉर्ट के आपको ना उसके लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना, तो देना नहीं, मतलब आई मीन लेना पड़ता है, मतलब आप ये कहते हो कि भाई मैं पर यूनिट जो है ना ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ ना, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर है भाई, आपसे कस्टमर जो है ना कोई स्पेसिफाइड ऑर्डर बनवा रहा है, तो वो महंगा बनता है। आप कहते हो भाई मैं एक चीज 10 रुपए की बेचता हूँ, वो आपसे कोई अमेंडमेंट्स करा लेते हैं, आप कहते हो सर आपको ये चीज एक 30 रुपए की पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इन्वेंट्री पड़ी होगी ना, तो अपनी सारी रिसोर्सेज को ना आप उस तरफ मोड़ के ज्यादा पैसों चार्ज करके ना काम कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास इन्वेंट्री नहीं तो आपको भगाना पड़ेगा, अगेन हेवी प्रॉफिट्स जो है ना आपको वो वापस करने पड़ते हैं। स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, देखो क्या लिखा है, कीपिंग लो इन्वेंट्री लेवल वुड मीन स्मॉल ऑर्डर साइजेस एंड द फर्म में लूज आउट बल्क डिस्काउंट्स। छोटे छोटे ऑर्डर्स मंगवाओगे, इसी चक्कर में क्या इन्वेंट्री कम रखो, होल्डिंग कॉस्ट ना बढ़े। तो कहते हैं ना मार्केट का रिसर्च पहले से करके रखो। ये मैंने ऑपरेशन प्लानिंग का चैप्टर समझा था, उसमें बताया था कि आप मार्केट का रिसर्च करके रखो, ताकि आपको नियरली नियरली एक्यूरेट डिमांड आ जाए, उस हिसाब से इन्वेंट्री रखो आप। छोटे छोटे ऑर्डर्स के डर के चक्कर में भी रखोगे ना, तो उसमें भी होता है आपको बल्क डिस्काउंट्स नहीं मिलता, एवरेज कॉस्ट बढ़ती है, इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, कस्टमर को महंगा लगेगा, कस्टमर भाग जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं 8 8 मार्क के पेपर में पूछता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद देखो हमारे पास जो है वो है मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, अब हमारे पास ये चार्ट वार्ट नहीं आते, हम लोग को खाली चीजें आती हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, ये जो हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है, ये तकरीबन समझो कि 2 2 मार्क के क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं, 1 1 मार्क के 2 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ये P1 AS लेवल में भी आते हैं आपके पास, जहाँ पे आपका सेक्शन ए जो है उसमें आते हैं, या P2 में आपका क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 के पार्ट ए जिसमें आपको डिफाइन करने को आता है, तो वो भी उसकी मर्जी होती है, वो 1 1 मार्क आपको दे सकता है। ठीक है ना। अच्छा, हाउ दिस थिंग ऑपरेट्स, मैं ये जितने भी की कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं ना मैं इसको समझा देता हूँ। इनको समझाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है, इसको समझना भी कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। देखो इसमें हो ये रहा है कि आपके पास सबसे पहली चीज तो ये है। अच्छा जी,
अब देखो हमारे पास ये जो है फॉर एग्जांपल, अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का रीऑर्डर क्वांटिटी, या कह लो कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है रीऑर्डर क्वांटिटी। ये बेसिकली होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है ना। मैंने बोला कि यार मैं 600 यूनिट्स बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं 600 यूनिट्स बना रहा हूँ, ये मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। मैंने क्या करा, मैं अपना स्टॉक बनाते 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 यहाँ तक पहुंच गया, विच मीन्स कि मैं 600 का हाफ बना चुका हूँ, दैट इज अराउंड 311। ये वो पॉइंट है जहां पे आप देख सकते हो कि मैं रीऑर्डर लेवल, जहां पे मैं अपने सप्लायर को एक ईमेल भेजूंगा, एक मैसेज करूंगा, एक ट्रिगर पॉइंट होगा, कुछ भी कह लो, जिसको हम लोग रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। यहाँ से खड़े होके मैं उससे बोलूंगा मेरा मैक्सिमम ऑर्डर स्टॉक लेवल आप पूरा कर दें। अब वो इस पॉइंट पे जब आपने रीऑर्डर कर दिया, तो ये आहिस्ता 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 बनाते 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 आप यहाँ तक पहुंचे। जब आप यहाँ तक पहुंचोगे तो यहाँ से वापसी जो है, वो आपका बंदा जो सप्लायर, आप जैसे यहाँ तक पहुंचोगे तो ये आपका मिनिमम स्टॉक लेवल पे आप पहुंच गए। तो जो आपका बंदा है वो वापस से आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूरा कर देगा, आपकी टोटल रीऑर्डर क्वांटिटी वो पूरी कर देगा, ठीक है। आई रिपीट, रीऑर्डर क्वांटिटी इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बनाते बनाते आप रीऑर्डर लेवल तक पहुंचे, जो कि आपने सेट करके रखा हुआ है 300, क्योंकि आपने बोला कि जितनी देर में मैं रिमेनिंग 200 300 बना के हटूंगा उतनी देर में मेरा माल आ जाएगा और मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी पूरा हो जाएगा। एंड द सिस्टम गोज ऑन, आप बनाते 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 यहाँ तक पहुंचे, वापस से माल पूरा हुआ। जैसे 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 इस पॉइंट तक पहुंचोगे, अल्टीमेटली आपका जो है वो सारा ये हो जाएगा, एंड देन करके आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूरा होगा, ठीक है। अब ये जो टाइम ले रहा है, ये देख रहे हो, ये छोटा सा टाइम पीरियड उसने बनाया हुआ है कि भाई यहाँ से मैंने रीऑर्डर किया और यहाँ तक का सफर जो मैंने किया, और फिर यहाँ से जो मेरा रीऑर्डर लेवल पूरा हुआ, तो ये जो फासला है इसको हम लोग लीड टाइम बोलते हैं। लीड टाइम बेसिकली होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का टाइम, दैट इज ओरिजिन से डेस्टिनेशन का टाइम। अब मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि यार जो मेरा माल है मैंने रीऑर्डर लेवल किया, तो उसके बाद से 2 घंटे लगते हैं मुझ तक माल पहुंचने में, तो भाई ये 2 घंटे जो मुझे लग रहे हैं ये मेरा लीड टाइम, ठीक है। ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे पहुंचने का इसको बोलते हैं हम लोग लीड टाइम। फिर यहाँ से कहानी उसने आकर माल पूरा करा, एंड अगेन सो ऑन, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक। अच्छा, कभी कभी कंपनी में ऐसा होता है कि ये 2 घंटे का जो लीड टाइम है, कोई भी किसी प्रॉब्लम की वजह से लीड टाइम 4 घंटे का होगा। अब आपने तो 2 घंटे में माल पूरा कर दिया, तो आपका माल तो आ जाना चाहिए था। अब मसला क्या हुआ कि भाई वो माल नहीं पहुंचा। जब माल नहीं पहुंचा, तो व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस इज दैट, द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस इज दैट, वो आपको जो आपका ये जो आइडल टाइम वगैरह होता है ना, ये शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब ये देखो ना, 2 घंटे का लीड टाइम था, 4 घंटे हो गए, दैट मीन्स कि 2 आवर्स का एक्सटेंशन आ गया। अब हो सकता है महाराष्ट्र में ट्रक खराब हो गया हो, माल देर से पहुंचा हो, ऑर्डर नहीं सही टाइम पे पहुंचा हो, एनी प्रॉब्लम कैन अराइज, ये तो दुनियावी बात है। बट द थिंग इज, ये जो 2 घंटे का है ना, इसमें आइडल टाइम शुरू हो जाएगा। आइडल टाइम इज बेसिकली, आई जस्ट टोल्ड यू कि ये कंपनी की कॉस्ट है, कंपनी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है इस चीज के ऊपर कि आपको मुफ्त की दिहाड़ी देनी पड़ेगी, मशीनरी खड़ी है। इस सिचुएशन में कुछ कंपनीज अपने पास ये बफर स्टॉक रखते हैं। बफर स्टॉक का दूसरा नाम आप कह लो, ये एक इमरजेंसी स्टॉक होता है, इसको आप स्पेयर स्टॉक भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट बफर स्टॉक इज। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप ये बफर स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे। आइडल टाइम जैसी चीज को आप बाय बाय करेंगे, आपकी प्रोडक्शन लाइन चलती रहेगी, एंड इन द मेन टाइम आपका माल वापस आ जाएगा और आप रीऑर्डर पूरा अपना कर लोगे, ठीक है ना। तो बफर स्टॉक इज बेसिकली स्पेयर स्टॉक, जो कि आइडल टाइम से बचने के लिए ना कंपनीज रखती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है बफर स्टॉक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अच्छा अब आपके पास, मैंने अभी बता दिया कि ये चार्ट बनाने को नहीं आता,
ये सब जो मैंने समझाया ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल दीज की कॉन्सेप्ट, ये आपको मैंने समझा दिए हैं। ये एक एक मार्क के पेपर में पूछता है, ये आपको याद होने चाहिए। एएस लेवल P1 में भी पूछेगा और एएस लेवल P2 में पूछेगा, डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपके, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि सर ये क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो बेटा हमारे पास जो है वो आता है EOQ। व्हाट इज एन EOQ? EOQ इज बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये बेसिकली होता है कि भाई आपकी इज द ऑप्टिमम और लीस्ट कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक टू रीऑर्डर टेकिंग इनटू अकाउंट डिलीवरी कॉस्ट एंड स्टॉक होल्डिंग। मतलब कहने का है कि यार आप आखिरी किस प्राइस पर अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर कर सकते हो, सबसे सस्ता सप्लायर कौन होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है ना उसमें होल्डिंग कॉस्ट मतलब रखने के पैसे, और रीऑर्डर कॉस्ट जिसमें आपकी डिलीवरी शिलीवरी ये सारी चीजें लग रही होती है ना, तो ये बेसिकली इसमें आता है। अच्छा, क्या इसमें होता है भाई? इसमें इसमें होता ये है कि यार जब आप कहीं भी स्टॉक करने के लिए जा रहे हो, माल मंगाने के लिए जा रहे हो, चीजें करने के लिए जा रहे हो, तो आपको जो है ना इस सिचुएशन के अंदर जो है वो ये दो चीजों की प्रायोरिटी रखनी पड़ती है कि यार मैं जब रखूंगा ये माल तो कितने टाइम के लिए रखना है मैंने माल, और फिर इसकी कितनी मुझे डिलीवरी कॉस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये रीऑर्डर कॉस्ट हुई है, रीऑर्डर कॉस्ट इज बेसिकली ये आपकी डिलीवरी कॉस्ट वगैरह। ठीक है ना? क्योंकि देखो ये दोनों चीजें ऐड होंगी तो आपकी सेलिंग प्राइस सामने, मिसाल के तौर पे मैंने बोला यार मेरे पास ये माल रखने की जगह जो है ना इसकी कॉस्ट आएगी $5, और प्लस जो डिलीवरी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $2, तो मेरी टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री की आ गई $7। ठीक है ना? मैं इसको फिर प्रोड्यूस करूंगा, उस पर लगेंगे $3। ठीक है ना? तो ये टोटल मेरी कॉस्ट आ गई $10 की। अब इसकी मार्केट में मैंने प्राइस मिनिमम मिनिमम $12 तो रखनी, क्योंकि मैंने अपनी $10 की कॉस्ट पूरी करनी और इसमें से $2 का प्रॉफिट जो है वो मैंने अर्न करना। ठीक है ना? ये मेरी EOQ होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, मैंने यहाँ तक करना। अच्छा, अब क्या होता है जब कंपनीज बल्क में मंगाती है ना, अब ये देखो ये मैंने मिसाल के तौर पे ये जो मैंने आपका एस्टिमेट बताया एक सिंगल यूनिट का है। अब जब कंपनीज बल्क में मंगाती है ना, उसको पता चला कि यार होल्डिंग कॉस्ट जो हो गई वो $4 पे हो गई, डिलीवरी कॉस्ट जो हो गई वो मेरी $1 पर आ गई, दिस मीन्स के मेरी $5 की जो है ना EOQ का आ गया। उसके बाद जब मैं इतना बड़ा बल्क बनाऊंगा तो मेरा $3 का जो आ रहा था वो पता चला कि मेरा अब $1.5 का आ रहा है, पता चला ये मेरी $6.5 की इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई टोटल में। अब मार्केट में अगर मैं इसको $8 का भी रखता हूँ तो भी मुझे $2-2.5 का इसमें या $1.5 का प्रॉफिट आ रहा है। कहाँ? मुझे इधर $2 का आ रहा था इस अमाउंट में, जब मैं बल्क में बनाऊंगा तो मुझे ये सिनेरियो पड़ेगा। तो EOQ नॉर्मली ये आप समझाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास बेटा इसमें समझने वाली चीज जो है, अब आप देखो ये लिखा हुआ है कॉस्ट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑप्टिमम लेवल क्वांटिटी, वो आपके पास ये देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, ये सारी आपके उस EOQ का पार्ट है। फिर बेटा हमारे पास इसमें चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल। जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या होता है? जस्ट इन टाइम सिस्टम होता है जब आप जो होना, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है? जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जब आप इन्वेंट्री के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की होल्डिंग इन्वेंट्री, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक नाम की कोई चीज नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नाम की कोई चीज नहीं है। आप कोई भी माल अपना गोदाउन में नहीं डालते हो, इसको हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है जस्ट इन टाइम बेसिकली सिस्टम चलता है ऐसे नॉर्मली आपने, मैं इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ। जस्ट इन टाइम सिस्टम नॉर्मली होता है आपका, अल्लाह भला करे, रेस्टोरेंट्स के अंदर। ठीक है ना? रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, आप जाते हो, आप एक पॉइंट पे जाके ऑर्डर करते हो, वो आपका ऑर्डर बनाते हैं, आपको डिलीवर कर देते हैं। ठीक है ना? अभी आओ अभी बनाओ अभी पाओ, दिस मीन्स कि आपको फ्रेश फ्रेश माल मिल जाता है। जस्ट इन टाइम सिस्टम भाई इस चीज पे चलता है। प्रोडक्शन तब होती है जब कस्टमर ऑर्डर करता है, उसी वक्त बनता है, उस वक्त कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। क्योंकि इसके अलावा ना जस्ट इन टाइम बोलता है क्लोजिंग इन्वेंट्री नामी जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तभी चलेगा। अब ये जो लिखे हुए प्री रेक्विजिट्स, ये बेसिकली बोलता है कि जस्ट इन टाइम सिस्टम अगर इतना प्रिसाइज सिस्टम है जहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है और आप डॉट टू डॉट होकर चल रहे होते हो, तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? अब आप देखें, सबसे पहली चीज तो है आपके रिलेशनशिप विद सप्लायर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो इसमें है कि आपने रिलेशनशिप विद सप्लायर्स अपने बहुत अच्छे रखने हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप विद सप्लायर्स आप अच्छे रखोगे ही तभी आपका सिस्टम आगे बढ़ेगा, तभी आपका सिस्टम आगे चलेगा। क्योंकि सप्लायर ही इस सिस्टम का बैकबोन होते हैं। सप्लायर के साथ आप किस तरीके से अच्छे रख सकते हो?
अपना उनकी कैश पेमेंट्स, उनकी क्रेडिट पेमेंट सब टाइम पे देते रहो, ठीक है ना। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपने उनकी पेमेंट्स को रोक लिया तो भाई वो आपके साथ नहीं चलेंगे, आपको वो डिलीवरीज नहीं देंगे, आपके काम में डिलेज आएंगे, अल्टीमेटली आप ही फंसोगे, जस्ट इन टाइम सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपने अपने रिलेशनशिप विद सप्लायर्स अच्छे रखने हैं। फिर प्रोडक्शन स्टाफ मस्ट बी मल्टी स्किल्ड एंड प्रिपेयर टू चेंज जॉब्स एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है ना। ये बेसिकली बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन स्टाफ है ना आपका, वो बेसिकली अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे, ठीक है ना। वो फौरन के फौरन, अगर आपको कभी पीक टाइम है, आपका सीजन का पीक टाइम चल रहा है, तो वो पीक टाइम जो है ना, आप उस पीक टाइम में भी जो है ना आपके पास आपका साथ दें, ठीक है ना। वो ये नहीं करेंगे वो आगे पीछे हो रहे हो, आपको तंग करें, छुट्टियां करें, वो शॉर्ट नोटिस में आपके साथ काम करें, ठीक है। इक्विपमेंट आपका जो होना चाहिए, मशीन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जो ऑर्डर दिया बना दिया, जो उसको सेट किया बना दिया, ये चीजें बहुत जरूरी है। फिर एक्यूरेट डिमांड आपको पता नहीं, देखो ये चीज, ये फैक्टर बहुत मुश्किल है कि आपको बताओ, लेकिन इसमें होता ये है कि ना, व्हेन यू आर डूइंग जस्ट इन टाइम सिस्टम, दे से कि यू शुड हैव अ प्रॉपर market research. For example, in restaurants, normally people know कि on Friday, Saturday, Sunday, जब पाकिस्तान या कराची का कल्चर है कि सर फ्राइडे सैटरडे संडे में बहुत लोड आने वाला है हमारे पास, दे ऑलरेडी नो, दे स्टॉक अप देयर इंग्रेडिएंट्स। और फिर जब वो सही मायनों का लोड आता है तो फिर उसमें जो है ना वो लोग आपको एंटरटेन करते हैं। कई कई जगहों पे हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट से, बोलते हैं सर सॉरी सर, ये आइटम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका मुंह बन रहा होता है। क्यों? तो वो आपको ये साथ ये नहीं कर सकते कि पुराना स्टॉक निकाल के खिला दे, क्योंकि भाई जस्ट इन टाइम सिस्टम है। पुराना स्टॉक निकाल के खिला देंगे, आप एज अ कस्टमर जो कंप्लेन करोगे, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पे सवाल उठ जाएगा, उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उनका नाम खराब हो जाएगा। सो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। फिर आपका एक्सीलेंट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि भाई यही लोग तो हैं, सॉरी, यही लोग तो हैं जो चीजों को लेकर चल रहे हैं। अगर इन्हीं लोगों के बीच में बड्डे होना शुरू हो जाएंगे भाई, तो काम सारा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू जस्ट इन टाइम सिस्टम। भाई 8 मार्क का ऐसे क्वेश्चन आएगा, यू हैव इनफ कंटेंट, आगे भी है इसमें चीजें, आखिरी ये है इसमें। क्वालिटी मस्ट बी एवरीवन्स प्रायोरिटी। क्वालिटी का तो आपने खास ख्याल रखना जस्ट इन टाइम सिस्टम में। जब तक क्वालिटी नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। आपने सारी चीजें करनी, क्वालिटी का आपने बेड़ा गरा करके रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आपका जस्ट इन टाइम सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। जब भी 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा भाई, ये सारी तमाम बातें लिखनी है। फिर जस्ट इन टाइम सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने हैं, एंड फाइनली जीआईटी की इवैल्यूएशन लिखनी है। ये आपका 8 मार्क, 8 मार्क का सवाल आए तो भी आपने यही काम करना है, 12 मार्क का सवाल आए तो भी आपने यही काम करना है। आई होप आई एम क्लियर। मैं इन चीजों को इतना पढ़ नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जस्ट इन टाइम सिस्टम को सिर्फ आप देखो, याद करो, जितना याद करोगे अच्छा। ऊपर के सिस्टम मैंने समझा दिया, ये इतना कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर की चीजें समझा दी हैं, तो इनको पढ़ के समझना आसान काम है। और इवैल्यूएशन भी मेरे नोट्स में मैंने लिख के दे दी, तो प्लीज इसको याद कर लें। 8 मार्क का सवाल होगा, 8 मार्क के सवाल में जवाब दे दो। 12 मार्क का सवाल होगा, 12 मार्क का सवाल का जवाब भी आपने यही लिखना है, और सारी बातें तमाम लिखनी होगी। और क्या सर ये पेपर में आता है? बिल्कुल ये पेपर में आता है, ठीक है ना। सो आई एम होप आई एम क्लियर, आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी सवाल हो भाई मुझे डीएम कर देना, और फिर मैं समझा दूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह।